नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर से झारखंड में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी शासन व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक नया अध्याय जोड़ेंगे जिसे हम ढोकलो शोर शासन व्यवस्था कहेंगे। और साथ ही हम 30 MCQ भी लगाएंगे टॉपिक के पढ़ने के बाद, जिससे हमें ये मालूम चले कि हमने ढोकलो शोर शासन व्यवस्था को कितनी अच्छी तरीक़ों से पढ़ा हुआ है। अगर आप भी झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको शासन व्यवस्था की सीरीज़ को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि शासन व्यवस्था की सीरीज़ से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए ही जाते हैं। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, मतलब झारखंड में होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में 4 चाँद लगे तो आपको सभी जनजातियों की शासन व्यवस्था को एक बार देखना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम अपने जेपीएससी का सिलेबस के आधार पर ढोकलो शोर शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ पढ़ना और जेपीएससी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना, तो आप हमारे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम वादा करते हैं कि 2 से ढाई महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। और साथ में हम खुद भी तैयारी करेंगे। ठीक है। ये मैं अपने हैंड रिटन नोट से ही आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने हैंड रिटन नोट से ही पिछले जेपीएससी में पढ़ के अच्छा स्कोर किया था। ठीक ना। और बाद में मेरा मेरिट नहीं बन पाया था, तो वो तो बात की बात है। इस बार फिर से हम आपसे के साथ पढ़ेंगे और एक सीट पक्का करेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ेंगे ढोकलो शोर शासन व्यवस्था। देखिए, मैं आपको नोट्स से ही पढ़ाऊँगा, अपने नोट्स से, क्योंकि मैं नोट्स में उतना ही लिखा हूँ जितना ज़रूरी है। फालतू का लिखने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक ना। क्योंकि उतना ही पढ़े जितना आता है, फालतू का पढ़ने से क्या मतलब है। ठीक है। और ये मेंस में भी नहीं आता ना, जो शासन व्यवस्था है ये मेंस में भी नहीं आता है कि इसको आप डीपली पढ़ लिए तो मेंस में भी आ जाएगा। बस आपको एग्ज़ाम निकालना, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है। और उतने ही पॉइंट को पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ये मेरा नोट्स है, आप देख सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है आसान भाषा में। ठीक है। और शॉर्ट में है, आप एक बार देख सकते हैं। मैं पोर्ट्रेट नोट कर लेता हूँ। देखिए, मेरा नोट्स है। ठीक है। 1 पेज और 2 पेज मैंने उतने ही पॉइंट को लिखा है जितना ज़रूरी है, और मैंने सभी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट को डिस्क्राइब किया है और सबके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इसको आप एक बार खुद से भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अगर आप चाहते हैं मेरा हैंड रिटन नोट लेना तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ठीक है। अगर मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें SMS कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा नंबर है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो आप मेरा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़रूरी है और उपयोगी होता है। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे ढोकलो शोर शासन व्यवस्था। ढोकलो शोर शासन व्यवस्था पढ़ने से पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि जो ढोकलो शोर शासन व्यवस्था है वो किस जनजाति से रिलेटेड है। तो वो है खड़िया जनजाति से रिलेटेड। ठीक है। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम ढोकलो शोर शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ढोकलो का अर्थ कुछ अलग होता है और शोहर का कुछ अर्थ अलग होता है। चलिए, जैसे ढोकलो का अर्थ क्या होता है, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अध्यक्ष होता है। ठीक है। जो शोहर का अर्थ होता है वो अध्यक्ष होता है। तो यही दोनों वर्ड को मिला के बनाया गया ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था, जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की पॉइंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, जो खड़िया जनजाति है वो झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। पहली कौन है? पहली संथाल, आपको याद ही होगा। दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा, चौथी हो, और 5वीं में आती है खड़िया। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिए भी जाएंगे। ठीक है। तो आप पहले से तैयार रहिएगा। और ये जो खड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था है वो किसके अनुरूप है? तो ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अनुरूप है, क्योंकि मुंडा मानकी की झलक इसमें दिखाई देती है, क्योंकि जो खड़िया जनजाति हैं वो मुंडा जनजाति की उपशाखाएं हैं। तो उपशाखाएं होने के कारण इनकी जो शासन व्यवस्था है उनमें मुंडा शासन व्यवस्था का रूप स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है। चलिए, जो हमारी खड़िया जनजाति हैं इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 वर्ग क्या है? पहला जो है उसको दूध खड़िया बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा को ढेलकी खड़िया, और तीसरा सबर खड़िया। और सबर खड़िया को ही पहाड़ी खड़िया कहते हैं। ठीक है। आपने पढ़ लिया। और ये तीनों जो वर्ग हैं उनको मिला के खड़िया जनजाति का निर्माण होता है। और तीनों जो खड़िया हैं उनमें अपनी अपनी अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट की पॉइंट ये है कि क्या हुआ
कि 1934-35 में खड़िया जनजातियों के द्वारा एक सभा बुलाई गई। ठीक है, जो 1934-35 में खड़िया जनजाति ने एक सभा बुलाई, जिसे हम अखिल भारतीय महासभा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अखिल भारतीय महासभा के नाम से जानते हैं। और खड़िया जनजातियों ने इसे ढोकलो सभा का नाम दिया। किसका नाम दिया? खड़िया जनजाति ने ढोकलो सभा का नाम दिया, जिसका उद्देश्य क्या था? अगर हम महासभा कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य भी तो होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य था खड़िया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना। क्या था पहला उद्देश्य? पहला उद्देश्य ये था कि खड़िया जनजाति को सशक्त और मजबूत बनाना। ठीक है, दूसरा क्या था? तो दूसरा जो उसका उद्देश्य था, इस सभा में इन्होंने जाति प्रथा का समर्थन किया। किसका किया? जाति प्रथा का समर्थन किया। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है? इन्होंने पंचायती राज प्रणाली का विरोध भी किया। तो ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि अखिल भारतीय महासभा का उद्देश्य क्या था और उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखिए और इसको इम्पोर्टेंट करके याद रखिए। ठीक है, जो महासभा थी उसमें पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दिया इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्ट है, आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये खड़िया जनजाति के बारे में है। ठीक है, खड़िया जनजाति की जो प्रजाति है वो प्रोटोस्टोलाइड श्रेणी में आती है। और मैं बता दूं कि झारखंड की अधिकांश जो जनजाति हैं वो प्रोटोस्टोलाइड श्रेणी में ही आती हैं। ठीक है, और जो खड़िया जनजाति की जो भाषा है वो खड़िया भाषा है। ठीक है, और ये किस भाषा परिवार से है? तो ये मुंडारी भाषा परिवार से है, क्योंकि खड़िया जो जनजाति हैं वो मुंडाओं की उपशाखा है, इसीलिए इनकी जो भाषा है वो मुंडारी भाषा के परिवार से है। और खड़िया की जाति की भाषा को हम खड़िया ही कहते हैं। ठीक है, वर्धमूल को गिनिड़तः कहते हैं। गिनिड़तः क्या कहते हैं? गिनिड़तः। ये कभी पूछा नहीं गया मगर आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इनका जो मूल निवास है वो रोहतास से है। कहाँ से है? रोहतास। ऐसा माना जाता है कि ये रोहतास से चलकर हमारे झारखंड में आए हैं। ठीक है, खड़िया जो जनजाति हैं वो रोहतास से चल के आए हैं। इनका जो मूल स्थान रोहतास है। और इनका जो पेशा है, ये अपनी आजीविका जिससे चलाते हैं वो होता है पालकी ढोना। क्या होता है? पालकी ढोना। ठीक है, और इनका जो विवाह है, जो प्रचलित विवाह है वो ओलोलदाय विवाह होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिएगा आप। तो ओलोलदाय विवाह होता है, ठीक ना। और इनका जो युवा गृह है उसको गोतियो बोलते हैं। इनकी युवा गृह को क्या बोलते हैं? गोतियो। युवा गृह आप सभी जनजातियों को याद रखिएगा, जैसे कि धुमकुड़िया हो गया, किसका है? उरांव का है। गतियोड़ा हो गया, किसका है? तो गतियोड़ा है किसका? मुंडा का। घोटुल हो गया, तो घोटुल किसका है? संथाल का। तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं याद कर पाएंगे तो आप मुझे बताइएगा, आप एसएमएस करिएगा, मैं ट्रिक बना दूंगा, ठीक ना, आप आराम से याद कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे धुमकुड़िया 3 बार पूछा गया है, जेपीएससी में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, 16 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है। तो इसी टाइप का है। ठीक है, ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, और एक और पॉइंट है इसका, जो झारखंड में जो सर्वाधिक ईसाईकरण हुआ है वो खड़िया जनजाति का ही हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ईसाईकरण खड़िया जनजाति का हुआ है। ठीक, और ये जो खड़िया जनजाति हैं वो झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती हैं? तो ये झारखंड में सबसे ज़्यादा हमारे गुमला और सिमडेगा जो क्षेत्र है वहाँ जो सबसे ज़्यादा निवास करती हैं खड़िया जनजाति। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उसकी शासन व्यवस्था। ठीक है, ये डोक्लोसोर शासन व्यवस्था है। चलिए, इस शासन व्यवस्था देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे तरीक़ों से इस नोट्स को बनाया है, एक एक पॉइंट को मैंने दर्शाया है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी तैयारी पक्की हो, एक सीट पक्का हो, तो आप मेरा नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अब एक बार पढ़िए हमारे नोट्स को परचेज़ करके, फिर उसके बाद बोलिए। आप बोलेंगे तो मैं डेमो भी भेज दूँगा। ठीक है, आप डेमो लेके पढ़ सकते हैं। मैं एक शासन व्यवस्था का डेमो भेज दूंगा, आप आराम से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदिएगा, नहीं तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि जो तैयारी कराने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं वो कितना ले रहे हैं। वो पीटी का तैयारी कराने के लिए 6 से 7 हज़ार रुपये ले रहे हैं, जिसकी तैयारी मैं फ्री में करा रहा हूँ, फ्री में। और मैं गारंटी लेता हूँ ना आपका, मैं जिस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ आपका 75 प्लस कभी नहीं गया। 100 में बोल रहा हूँ, पेपर 2 के 100 में 75 प्लस जाएगा अगर आप मेरे नोट्स को आराम से पढ़िएगा तो। बस 2 या 3 बार रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा नोट्स ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कम है, और उतना ही लिखा है मैंने जितना ज़रूरी है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे पॉइंट है जहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के पढ़ना,
अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और हमारे स्टडी चैनल को, स्टडी जो टेबल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ढोकलोस और शासन व्यवस्था। चलिए, ढोकलोस और शासन व्यवस्था के का हम रूट लेवल से पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, फिर खूट पंचायत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ढोकलोस और पंचायत पढ़ेंगे। मतलब ग्राम पंचायत को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं, ये हाई कोर्ट हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ठीक है, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम स्तर से। ठीक है, तो ग्राम स्तर से स्टार्ट करते हैं ढोकलोस और शासन व्यवस्था को। ठीक ना, जो ढोकलोस और शासन व्यवस्था का जो रूट लेवल होता है, ठीक है, वो होता है ग्राम स्तर, जिसको हम ग्राम पंचायत के नाम से भी जानते हैं। और ढोकलोस सोहर जो लोग होते हैं, मतलब खड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं, उसको धीरा या धीरा पंचायत बोलते हैं। धीरा भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा और धीरा भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होएगा। धीरा और धीरा, ठीक ना, पंचायत के नाम से जानते हैं। और इस पंचायत का जो प्रमुख होता है, जैसे मुखिया हो गया ना, हमारे यहाँ जैसे मुखिया होते हैं पंचायत में, उसी प्रकार जो ग्राम पंचायत, जो खड़िया जनजाति का जो ग्राम पंचायत होता है, उसके जो प्रमुख होते हैं उसको महतो कहते हैं। क्या बोलते हैं? महतो या प्रधान कहते हैं। कहीं कहीं महतो कहते हैं, कहीं कहीं प्रधान कर देते हैं, तो आप दोनों को याद रखिएगा, मगर ज़्यादातर महतो कहते हैं। और इनका जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, वो भी महतो, तो मेरा बेटे का बेटा भी महतो, मतलब एक ही परिवार के लोग ही उस जो मुखिया पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ही हो गया वंशानुगत। मगर हाँ, इसमें एक प्रावधान भी है कि अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि महतो का पद हटा दिया जाए, महतो का पद बदल दो, तो ये हो भी सकता है। ठीक है, इसमें हो जाता है, ग्रामीणों की सहमति के द्वारा महतो का पद बदला भी जा सकता है। ठीक है, जब तक ग्रामीण विरोध नहीं करते हैं। तो अगर विरोध कर दिए तो बदल जाएगा, और नहीं विरोध कर रहे तो चलेगा जैसे चल रहा है कि नहीं। चलिए, जो सेकंड अधिकारी है, उसका प्रमुख अधिकारी, उसको बोलते हैं कालो या पाहन। पाहन से तो आप परिचित होंगे, कालो से परिचित नहीं होंगे, तो मैं बता दूं आपको, पाहन को ही कालो कहा जाता है खड़िया जनजाति में। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये धार्मिक प्रमुख होते हैं। क्या होता है? गांव के धार्मिक प्रमुख। धार्मिक प्रमुख का मतलब है गांव में पूजा पाठ हो गया, सामूहिक कार्यक्रम हो गया, जैसे कि विवाह शादी हो गया। ठीक है, ऐसा जो कार्यक्रम है ना, उस सब की देख रेख, धार्मिक कार्य की देख रेख कौन करता है? कालो या पाहन, मतलब वही कालो को ही पाहन कहते हैं, वो करता है। और इनका जो भी पद होता है ना, वो भी वंशानुगत होता है। और इन कालो और पाहन को भी हटाया जा सकता है जब बहुत सारे लोग इसका विरोध करें और लोग चाहें, गांव के लोग, कि नहीं कालो को बदलना चाहिए, पाहन को बदलना चाहिए, तो आराम से आप कालो को बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड जो प्रमुख अधिकारी होता है वो है कटाहा। इसको आप याद रखिए, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं ये कटाहा से क्वेश्चन। ठीक है, कटाहा क्या है? तो कटाहा देखिए, महतो और डिहुरी का प्रधान है, मतलब सहयोगी है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रधान तो मैं समझ गया, दिहुरी कहाँ पे? ये दिउरी क्या है भाई? दिउरी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ दिउरी। ठीक है, दिउरी जैसे कि ये जो खड़िया पंचायत है, ये क्या है? ये नीचे रहती है, ठीक है। और जो खड़िया पंचायत पहाड़ पर रहती है, उनको पहाड़ी खड़िया कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी खड़िया कहते हैं। तो पहाड़ी खड़िया का अलग गांव होता है, और पहाड़ी खड़िया के गांव में जो डंडिया होता है, डंडिया, ठीक है, जो पहाड़ी खड़िया के गांव में जो डंडिया होता है, वो डंडिया वो पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? तो पहाड़ी खड़िया गांव का जो प्रधान होता है उसको डंडिया कहते हैं। ठीक है, और जो डिहुरी होता है, डिहुरी, ठीक है, और जो डिहुरी है ना, उसको डिहुरी धार्मिक प्रधान है। कौन है ये? धार्मिक प्रधान है। खड़िया जो पहाड़ी खड़िया है, उनका पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान डिहुरी, और जो प्रमुख होता है, मुखिया के तौर से जो कार्य करता है, वो होता है डंडिया। ये समझ में आ गया? ये कहाँ होते हैं भाई? ये होते हैं बस पहाड़ी खड़िया गांव में, पहाड़ी खड़िया गांव में ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है। और बाकी जो ऊपर जो अधिकारी हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया है, जो करटाहा है, करटाहा किसका सहयोगी है? तो प्रधान और डिहुरी का सहयोगी है। किसका? प्रधान और डिहुरी। डिहुरी कौन है? तो पहाड़ी खड़िया गांव का वो प्रमुख है। किसका? पहाड़ी खड़िया गांव का प्रमुख है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि जो जो कटाहा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? कटाहा का चुनाव 20 से 25 गांव के लोग के द्वारा होता है। ठीक है, 20 या 25 लोग जो हैं, वो एक अच्छे स्वस्थ, मतलब साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले इंसान को कटाहा पद के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, और ये करताहा संदेशवाहक के रूप में भी कार्य करता है, मतलब संदेशवाहक के रूप में भी ये गांव की जितनी भी
जितनी भी जानकारियाँ होगा ये पहुँचाएगा कहाँ, ये पहुँचाएगा अपर लेवल। अपर लेवल मतलब ढोकलो सोहोर, सोहोर के पास पहुँचाएगा, मतलब ग्राम स्तर से ये ऊपर जाके कटाहा कहाँ पहुँचाएगा, तो ये सोहोर को, मतलब ये जो सोहोर है ना, सोहोर, ये जो सोहोर है जो सबसे अपर लेवल के हैं उनको ये पहुंचाता है, इनको ये बताता है कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो करटाहा किसके संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है, तो ये ढोकलो सोहोर मतलब सोहोर के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। और साथ ही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये महतो का भी संदेशवाहक है और सोहोर का भी संदेशवाहक है। मतलब संदेशवाहक मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य किसका है, करटाहा का है। ठीक है, आप ये इतना समझ लिए। चलिए, और इनमें करटाहा का एक और काम है, जो खड़िया परिवार में शुद्धिकरण होता है, जैसे शुद्धिकरण होता है, जैसे खड़िया का कोई परिवार अशुद्ध हो गया, ठीक है ना, तो शुद्धिकरण का जो कार्य करता है वो करटाहा ही करता है। पूछता है ये क्वेश्चन कि खड़िया जो परिवार है उसमें शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो करटाहा करता है, इसको आप याद रखिएगा। और उस शुद्धिकरण के कार्य को हम क्या बोलते हैं, भात भितार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भात भितार। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो करटाहा के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम भात भितार के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और पॉइंट है कि करटाहा को वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं दिया जाता है उनको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नीचे हम पढ़ लिए खड़िया गांव। खड़िया गांव चलिए फिर से देख लेते हैं। खड़िया गांव का जो प्रमुख होता है उसको डंडिया बोलते हैं। ठीक है, खड़िया गांव के प्रमुख को डंडिया बोलते हैं और धार्मिक प्रमुख को डिहरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और अब जैसे देखिए ग्राम स्तर में किसी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं, ये छोटका है, ये छोटकी है, ये दोनों लड़ने लगे। अब ये पता ही नहीं चल रहा है गलती किसमें है, तो भाई ये महतो को समझ ही नहीं आ रहा कि किस में गलती है। तो महतो कहाँ इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ये बोलेगा यार अपर लेवल पे इसको ट्रांसफ़र कर दो, ये मेरे से नहीं संभल रहा है। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होके जाएंगे, तो ये जाएंगे खूट स्तर पर। कहाँ जाएंगे, खूट स्तर पर। चाहे ग्राम स्तर का कोई ऐसा विवाद हो, जैसे कि किसी को मृत्युदंड देना हो, कोई घोर अपराध कर लिया हो, तो उसका जो निर्णय है ना वो महतो नहीं सुनाएगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा खूट स्तर पे। और खूट स्तर से भी अगर नहीं बनेगा तो ढोकलो सोहर स्तर पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो खूट स्तर पे क्या होता है, अंतर ग्रामीण पंचायतों का विवाद का निपटारा होता है। अंतर ग्रामीण पंचायत समझ रहे, दो पंचायत के बीच में विवाद। जैसे कि ये क्या है, नदी है। अब ये पंचायत के लोग बोल रहे हैं कि इस नदी में हमारा अधिकार है, और इस पंचायत के लोग बोल रहे हैं नहीं मेरा अधिकार है। तो दोनों जब लड़ाई करेंगे, उस लड़ाई के विवाद के निपटारे को कहाँ सॉल्व किया जाएगा, तो खूंट स्तर पे किया जाएगा। तो ठीक है, अब इतना समझ पाए, जिस विवाद का निपटारा ग्राम स्तर पे नहीं हो पाता, उस विवाद को खूंट पंचायत में भेज दिया जाता है। और जो खूंट पंचायत का जो प्रमुख होता है, खूंट पंचायत के प्रमुख को हम खड़िया घाट कहते हैं। ठीक है, जो खूंट पंचायत का जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, उसको खड़िया घाट कहते हैं। और ये खड़िया घाट कहाँ से आते हैं, तो खड़िया घाट विभिन्न गांवों में जो करटाहा होता है ना, करटाहा में से ही चुना जाता है एक करटाहा को, जिसको खड़िया घाट के पद पे बैठाया जाता है। इतना आप याद रखिएगा। और ये क्या करेंगे, ग्रामीण स्तर के विवाद का निपटारा करेंगे, जो ग्राम पंचायत द्वारा विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। बस इतना समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ग्राम स्तर के बाद खूंट स्तर आता है, खूंट पंचायत बोलते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो खूंट पंचायत है उसमें भी किसी विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। विवाद बहुत बड़ा हो गया। अब छोटका का जो विवाद है वो बहुत बड़ा हो गया, तो वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, खूंट पंचायत से, तो खूंट पंचायत से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था वाले सर्वोच्च पंचायत में, जिसको हम ढोकलो पंचायत के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, महापंचायत। क्या कहेंगे उसको, महापंचायत। ठीक है, इससे ऊपर कोई पंचायत नहीं है, यह सर्वोच्च है और सर्वमान्य है। ये जो ढोकलो पंचायत में जो फैसला सुनाया जाएगा वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। ठीक ना, और इसका जो दंड होगा वो सबको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है, ढोकलो सोहर पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। ढोकलो सोहर शासन में जो प्रमुख होता है उसको हम कहते हैं ढोकलो सोहर। क्या कहते हैं, ढोकलो सोहर। ठीक है,
ढोकलो सोहर खड़िया राजा बोलते हैं, सॉरी खड़िया राजा बोलते हैं। ढोकलो सोहर जो शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, खड़िया राजा। ठीक है, ठीक है। और इनका जो सेकंड जो अधिकारी होता है वो उसको बोलते हैं लिखाकर, तिजोड़िया, दीवान, ये सब प्रमुख अधिकारी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे खड़िया राजा। कौन है ये खड़िया राजा? महापंचायत का प्रमुख है। क्या किसका? तो ढोकलो पंचायत का प्रमुख कौन है? खड़िया राजा। खड़िया राजा है। तो खड़िया राजा का निर्वाचन होता है, ये वंशानुगत नहीं होते हैं। ठीक है। और खड़िया राजा का निर्वाचन हर एक 3 साल में होता है। जब सरहुल का त्यौहार आता है हर एक 3 साल में, तो उसी टाइम पे खड़िया राजा होते हैं, उनका चुनाव होता है। तो क्या है, खड़िया जो राजा हैं वो निर्वाचित होते हैं और हर एक 3 साल में इनका निर्वाचन होता है। ये वंशानुगत नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट जो इसके अधिकारी हैं वो होते हैं लिखाकड़। लिखाकड़ राजा का प्रमुख होता है। खड़िया राजा का प्रमुख है लिखाकड़, जो क्या करता है, राजा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। याद रखिएगा, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। मतलब आप समझ लीजिए कि लिखाकड़ मंत्री है, राजा को सलाह देगा और साथ में उसकी मदद भी करेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट जो अधिकारी उसको तिजोड़कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिजोड़कर क्या है भाई? राजा का खजांची है। राजा का खजांची है, मतलब वित्त मंत्री बोल दीजिए आप। जितना भी आय व्यय का लेखा जोखा होगा ना वो तिजोड़कर करता है। समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया? ढोकलो पंचायत का वित्त मंत्री हो गया। अब इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आय व्यय का लेखा करेगा। अब देखिए दीवान हो गया लास्ट। दीवान का क्या काम है ढोकलो पंचायत में? तो दीवान का काम है, जैसे प्रशासनिक जो सलाहकार होते हैं ना, प्रशासनिक सलाहकार, जैसे कि दंड देना है तो क्या दंड देना है, कैसे देना है, तो जैसे किसी चीज़ मगर मतलब खड़िया पंचायत को सुरक्षित करना है तो क्या करना है, वो सब चीज़ों में जो प्रशासनिक सलाहकार के रूप में दीवान रहते हैं। तो दीवान का क्या काम है? राजा को प्रशासनिक गतिविधियों पे सलाह देना। ठीक है, बाकी फैसला तो खड़िया राजा को ही करना है, जो करना है। ठीक है, तो ये मेरी पंचायत था, ढोकलो पंचायत। तो आप समझ गए होंगे, मैंने हर एक पॉइंट को, हर एक अधिकारी को अच्छे से समझाया है। ठीक है, पहले ग्राम स्तर को पढ़ा मैंने। ठीक है, ग्राम स्तर में ही प्रमुख पदाधिकारी थे और पहाड़ी खड़िया गांव भी था। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख का महतो कहते हैं, धार्मिक प्रमुख को कालो कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है वो उसको बोलते हैं कटाहा, जो प्रधान और डेहरी दोनों में सहयोग करता है और इसे चुना जाता है 20 से 25 गाँव से मिलाकर। और ये संदेशवाहक का रूप में भी कार्य करता है और साथ ही शुद्धिकरण भी करता है, जिसको भात भितार कहते हैं। और ये वेतन नहीं लेता है। ठीक है, इतना समझ गया आप। और ये नीचे भी समझ लीजिए, खड़िया गाँव जो है उसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? उसके प्रमुख को डंडिया बोलते हैं, उसके धार्मिक प्रमुख को डेहरी बोलते हैं। चलिए, ऊपर क्या था? कूट स्तर था। जिस विवादों का निपटारा अगर गांव से में नहीं हो पाए, ग्राम पंचायत में कूट स्तर में आएगा, उसका विवाद का निपटारा कौन करेगा? खड़िया घाट करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? ये सभी करठाओं में से एक करठाह को चुनकर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ भी किसी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो ढोकलो पंचायत में जाता है, जिसका जो फैसला होता है वो खड़िया राजा करते हैं और खड़िया राजा का निर्वाचन होता है। खड़िया राजा के कुछ मंत्री हैं, मतलब अधिकारी हैं। जो पहले लिखाकड़ है वो सचिव का कार्य करता है, तिजोड़िया खजांची होता है और दीवान प्रशासनिक सलाहकार होता है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम कुछ MCQ लगा लेंगे, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमने खड़िया शासन व्यवस्था को कितने अच्छे तरीक़ों से पढ़ा हुआ है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं MCQ से। MCQ में क्या है? MCQ में है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातियों से है? तो आप जानते ही हैं, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का अर्थ खड़िया जनजाति से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक, और सोहर का शाब्दिक अर्थ अध्यक्ष। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों को मिला के बनाया गया है ढोकलो सोहर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए मैंने बोला था, वही क्वेश्चन पूछ भी दिया। सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सोहर का शाब्दिक अर्थ अध्यक्ष होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजातियों के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? मैंने आपको बताया था, मुंडा जनजाति की उप शाखा है खड़िया, और इसीलिए इनमें मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? मैंने बताया आपको, खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहले दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। ठीक है ना, आपने याद रखा होगा, इसको भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है?
निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो मैंने क्या बोला? दूध खड़िया बोला मैंने, ढेलकी खड़िया बोल दिया, और साथ ही मैंने पहाड़ी खड़िया बोला। मैंने माल खड़िया तो बोला नहीं, तो माल खड़िया प्रकार नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्या होता है ना कि वीडियो का समय ज़्यादा हो जाता है, तो वीडियो का समय कम करके हम लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं तो आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, आपका समय कीमती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो मैंने आपको बताया था अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था 1934-35 में, और इनके उद्देश्य को भी मैंने आपको बताया था। चलिए वो उद्देश्य नीचे क्वेश्चन के रूप में आएगा, वो आप मन लगाइएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था कि इसे ढोकलो जो लोग होते हैं, मतलब खड़िया जनजाति के लोग होते हैं, उसको ढोकलो सभा के नाम से जानते हैं। किस सभा के नाम से जानते हैं? ढोकलो सभा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैंने बोला था ना इसका जो उद्देश्य है, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं वो सब आप इसमें लगा सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में बात कर रहा है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। इसने जाति प्रथा का समर्थन किया, जी सही है, जाति प्रथा का समर्थन किया था। इसने पंचायती राज का विरोध किया, जी हाँ ये भी किया था। तो क्या है? दोनों कथन सत्य है, तो हम दोनों कथन सत्य में टिक सी में लगा के निकल लेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि हमारा समय कीमती है। चलिए क्या है 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? देखिए अब नहीं है पर टिक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा आधा पढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ते ही नहीं है कि उसमें नहीं दिया हुआ है, और जब क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो बोलते हैं अरे यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को टिक करिए, क्योंकि एग्जाम में पर्याप्त समय रहता है। और आपको जेपीएससी में तो 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना रहेगा, बहुत समय, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िएगा तब टिक करिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया? निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? तो हमने दूध खड़िया भी पढ़ा था, पहाड़ी खड़िया भी पढ़ा था, ढेलकी खड़िया भी पढ़ा था, टांगे खड़िया हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गाँव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? जो खड़िया जनजाति का गाँव बसाया था, बताइए। चलिए ये क्वेश्चन हम रखते हैं आपको, ये थोड़ा टफ है, और हम रखते हैं इसको कमेंट सेक्शन में। आप बताइएगा कि क्या कहते हैं, ठीक है, कि मैं ही बता दूँ? बताइए। चलिए इसको रखते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जो खड़िया जनजाति में महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये गाँव का मुखिया होता है, सही है बात भाई, ये गाँव का मुखिया होता है। यह पद वंशानुगत होता है, सही बात है, जो मुखिया का पद होता है वो वंशानुगत होता है। तीसरा क्या है? इसके गांव की सहमति से हटाया जा सकता है, जी हाँ, इसे गांव की सहमति के साथ हटाया भी जा सकता है। और चौथा क्या है? यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का संपादन करता है, जी नहीं, धार्मिक कार्य का संपादन जो होता है वो कौन करता है? तो वो करता है पाहन, जिसे हम कालो के नाम से भी जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पहाड़ी खड़िया के बोला है, पहाड़ी खड़िया का जो गांव का प्रधान होता है उसके हम डंडिया बोलते हैं, डंडिया, आप याद होगा आपको, मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है आपको, ठीक है। और जो पहाड़िया गाँव है उसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसको बोलते हैं डेहुरी, प्रमुख को क्या बोलते हैं? डंडिया, और उसके धार्मिक जो प्रमुख होते हैं उसको डेहुरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में, ठीक है, करटाहा के संबंध में है, देखिए मैंने हाँ चलिए, खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, इसको आप क्लिक करिएगा, सत्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, चलिए ठीक है। यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, जी हाँ, इसका चुनाव होता है 20-25
लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करता है। जी नहीं, क्योंकि इसका जो चुनाव होता है वो वरिष्ठ लोग करते हैं। ठीक है, गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो इनका चुनाव, कटाह का चुनाव करते हैं। महतो किसी उपयुक्त व्यक्ति को इस पद पे नहीं बैठा सकता। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, अच्छा कथन सही है, सही नहीं है। तो सही नहीं कौन है, यही सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं की समस्याओं को शोहर तक पहुंचाता है। शोहर तक पहुंचाने का कार्य किसका है। मैंने आपको बताया था कि जो कटाह है वह संदेश वाहक के रूप में भी कार्य करता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत कराता है। तो जो सूचना का आदान प्रदान करेगा वही राजा को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराएगा। वो कौन होता है, वो कटाह होता है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है। मैंने आपको बताया था अशुद्ध को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, कटाह करता है, जिसको हम भात भितार बोलते हैं। आपको याद होगा। चलिए आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं बोला था क्वेश्चन आ गया। ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में किसी परिवार को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, उसको भात पितार के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीय विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। अंतर्ग्रामीण मतलब एक गाँव दो गाँव बीच में विवाद। मैंने आपको बताया था तो गाँव होता है ग्राम पंचायत है भाई, तो ये खूट पे जाएगा, तो खूट में इसका होगा निपटारा। ठीक है, खूट करेंगे। ठीक है, अगर खूट नहीं कर पाते हैं तब ये जाएगा शोहर के पास। ठीक है, पहले खूट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में खूंट का अध्यक्ष कौन होता है। खूंट स्तर का जो अध्यक्ष, खूंट क्या है, सेकंड लेवल का। सेकंड लेवल मतलब हाई कोर्ट समझ से, सुप्रीम कोर्ट ढोकलो पंचायत है, और हाई कोर्ट कौन है समझ लीजिए, खूंट पंचायत है। तो इसका कौन होता है बता सकते हैं आप, खड़िया घाट। जो खूंट पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको खड़िया घाट कहते हैं। मैंने ऐसे काफ़ी आसानी तरीक़ों से समझाया है, तो आप समझ ही चुके होंगे और आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, चलिए ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में खूंट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है। जो खड़िया घाट है उसका चयन कैसे किया जाता है, मैंने बताया है आपको कि बहुत सारे कटाह होते हैं, उसमें से एक कटाह को चुना जाता है जिसको खड़िया घाट का पद दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की जांच करें। तो संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सही है। खड़िया जनजातियों द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। और प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो शोहर का चुनाव ढोकलो के माध्यम से किया। जी हाँ, सही है। मतलब उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढोकलो शोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है ना। यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है ढोकलो शोहर, ये तो सही है। ठीक है, इसका चयन ढोकलो में लोगों के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो यार दो सही कैसे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नीचे पढ़ते हैं ऑप्शन। ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमे का निर्णय करता है। जी हाँ, ये भी सही है। या 3 सही है, मतलब अच्छा क्या है ना, यहाँ सही असत्य नहीं, यहाँ सत्य होगा, मतलब असत्य होगा। ठीक है, असत्य आप कर लीजिएगा। ये इस संबंध मतलब असत्य कथन कौन है। असत्य कथन देखिए ये है कि ढोकलो शोहर का चयन प्रति वर्ष किया जाता है। प्रति वर्ष नहीं, हर एक 3 वर्ष के बाद किया जाता है। तो यहाँ असत्य लिखना था, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा बुक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ढोकलो शोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है। मैंने आपको बताया था कि ढोकलो शोहर का जो मंत्री होता है, सचिव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिखाकड़ के रूप में जानते हैं, जो राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, अब देखिए वही क्वेश्चन है, ढोकलो शोहर व्यवस्था में जो लिखाकड़ का कार्य क्या होता है। तो ये राजा के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राज्य खजांची का काम करता है, बताइए। खजांची का काम कौन करता है, तो खजांची का काम कौन करता है, तेजौड़िया। ठीक है,
खजांची का मतलब होता है आय व्यय का लेखा जोखा, मतलब वित्त मंत्री भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ढोकलोसौर शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा राजा का सलाहकार होता है, मतलब निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है। अब सलाहकार के रूप में किसको जानते हैं, तो दीवान को जानते हैं। दीवान को जानते हैं तो प्रशासनिक सलाह भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, ढोकलोसौर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। गांव के धार्मिक प्रधान के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कालो या पाहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलोसौर शासन व्यवस्था में पाहन का पद क्या होता है। पाहन का पद वंशानुगत होता है, मगर इसे गाँव के लोगों की सहमति के द्वारा हटाया भी जा सकता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। चलिए, ढोकलोसौर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि है तो उसको पहनाई भूमि ही कहेंगे, ठीक है। ये शायद मैंने नहीं बताया था, मगर आप इसको समझ लीजिए, पहनाई भूमि कहते हैं, पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनाई भूमि, ठीक है। तो यही है आज का क्वेश्चन, और मुझे आशा है कि आपने सभी क्वेश्चन को आराम से लगाया होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, और आशा करता हूँ कि आप ध्यान से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं शासन व्यवस्था का, तो आप लिख के एक बार चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आप फुल नोट्स को ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप 40 रुपये पेमेंट करके मेरा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ये नंबर है मेरा, ठीक है, इस नंबर पे आप एसएमएस करके ले सकते हैं। अगर आपको शासन व्यवस्था के नोट्स के साथ उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी चाहिए तो आप 50 का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यही है, अगर आप हमारे साथ स्टडी टेबल के साथ मिलके तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा जो सेशन है वो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कल मिलेंगे एक नए शासन व्यवस्था के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक ना। और ये हाँ, और ये एक ऑफर